हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर टेंजी। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके ज्योग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी TRE1, TRE2, TRE3 और री एग्जाम वाला भी क्वेश्चन इस सीरीज में करवाया जाएगा। तो आप लोग अंत तक इसे जरूर देखिएगा। इसमें जो है 50 क्वेश्चन है और टोटल जो है MCQ टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? बताइए वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? बताइए टाइफून में, हरिकेन में, साइक्लोन में या फिर टॉर्नेडो में। तो बताइए वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है साइक्लोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साइक्लोन में जो है वायु का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? बताइए परमाणु विखंडन है, आकाश गंगा की ऊर्जा है, नाभिकीय संलयन है या फिर घूर्णी गति है। तो देखिए सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? बताइए सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? बताइए बृहस्पति को, वीनस को, शनि को या फिर यूरेनस को। तो बताइए सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? तो देखिए बृहस्पति जो होता है इसे वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहस्पति जो होता है इसे वैक्यूम क्लीनर ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सौर प्रणाली का सबसे विशाल ग्रह है, ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरियस तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? बताइए ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? बताइए पाइपर है, फाइटर है, प्रीडेटर है या फिर हंटर है। बताइए ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओरियन तारामंडल का दूसरा नाम क्या है? हंटर होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? बताइए भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? बताइए 16,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 26,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर या फिर 43,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो बताइए भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदांतर किया गया था? बताइए 1996 में, 2006 में, 2016 में या फिर 2008 में। तो बताइए निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदांतर किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006। ऑप्शन नंबर 2 जो है अगस्त 2006 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब गर्म जल के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन कहलाता है? बताइए समुद्र ऊष्मीकरण ऊर्जा कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं, भू ऊष्मी ऊर्जा कहते हैं या फिर तापीय ऊर्जा कहते हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखिए इसे भू उष्मीय ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? बताइए 150 मिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन वर्ष, 4 से 5 मिलियन वर्ष या फिर 150 मिलियन वर्ष। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है 4 से 5 मिलियन वर्ष जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन दूसरा और तीसरा दोनों दिया था, तो इसमें जो है आपको 1 नंबर मिला था सभी लोगों को। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड मानिए या सेकंड मानिए, 4 से 5 मिलियन वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से के कारण होता है? बताइए तारों का टिमटिमाना जो है ये अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, प्रकीर्णन है या फिर परावर्तन है? तो देखिए तारों का टिमटिमाना जो होता है यह होता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए आकाश का नीला दिखाई देना यह किसके कारण होता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के साथ जो है सूर्य का लाल दिखाई देना ये भी प्रकीर्णन के कारण होता है। मछली का अपने सतह से ऊपर दिखाई देना ये किसके कारण होता है? तो ये परावर्तन के कारण होता है। ये सब जो है आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बताइए हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? बताइए जुपिटर है, नेपच्यून का, यूरेनस का या फिर शनि का? बताइए हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो देखिए 11 का ऑप्शन नंबर सेकंड जो है नेपच्यून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापा जाता है? बताइए भूकंप की शक्ति के परिणाम को मापा जाता है? बताइए रिएक्टर पैमाने पर, केल्विन पैमाने पर, एम्पियर पैमाने पर या फिर रॉन्टजन पैमाने पर? तो बताइए भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पर मापा जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूकंप की शक्ति के परिमाण को किस पर मापा जाता है? तो रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? बताइए एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? बताइए एक दिशी होता है, द्विदिशी होता है, बहुदिशी होता है या फिर दिशाहीन होता है? तो बताइए एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक दिशी होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा एक दिशा के रूप में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सूर्य का निकटतम ग्रह है। बताइए सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताइए निम्नलिखित में से सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बताइए बुध है, पृथ्वी है, शुक्र है या फिर प्लूटो है? बताइए पृथ्वी का बताइए सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है कौन सा है? तो देखिए सूर्य का सबसे निकट ग्रह जो है ये बुध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुध जो होता है ये 88 दिन में जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताइए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? बताइए अरस्तु ने, कापरनिकस ने, टालेमी ने या फिर स्ट्रेबो ने? तो बताइए निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है? तो ये कहने वाले कौन थे? अरस्तु हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? बताइए शनि के, मंगल के, बुध के या फिर पृथ्वी के? तो बताइए किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, शनि के जो है चारों ओर वलय है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। बताइए स्थानीय हवा या एक तरफ दिया है देश, तो बताइए चिनकू जो है किस देश से संबंधित है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, तो देखिए इसी में बताना है कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसका जो है चिनकू जो है यूएसए का है, ये बात बिल्कुल सही है। फान स्थानीय हवा जो है ये आलाप्स पर्वत का है, ये बात सही है। लेकिन सिरोका जो है ये जो है कनाडा का नहीं है। सिरोका हवा जो है ये इटली में बहता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सिरोका जो है कनाडा का नहीं है, ये इटली का है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लू जो है भारत से संबंधित है, ये बात बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। बताइए निम्न में से कौन सौरमंडल का सदस्य नहीं है। बताइए नक्षत्र, धूमकेतु, ताराकार या फिर उपग्रह। तो बताइए निम्न में से कौन सा मंडल सौरमंडल का सदस्य नहीं है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ताराकार जो है ये सौरमंडल का सदस्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। बताइए मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। बताइए लवणोद्भित्त कहलाते हैं, समोद्भित्त कहलाते हैं, मरोद्भित्त कहलाते हैं या फिर जलोद्भित्त कहलाते हैं। तो बताइए मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 लवणोद्भित्त, ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। बताइए अनवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। बताइए कोयला है, पवन है, सूर्य है या फिर जल है। बताइए अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत जो है निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए कोयला ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। बताइए जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। बताइए वर्षण, वाष्पीकरण, सघनन या फिर संचलन। तो बताइए जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संचालन जो है, संचलन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होती है, तो संचलन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। बताइए दिन की अवधि है, अक्षांशीय स्थिति है, समुद्र तल से ऊंचाई है या फिर भूकंप है। तो बताइए पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूकंप जो होता है ये जो है तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है, जबकि दिन की अवधि करती है, अक्षांशीय स्थिति करती है, समुद्र तल से ऊंचाई करती है, लेकिन भूकंप जो है नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है। बताइए वायुमंडल में सामान्य पतन दर जो है क्या है। 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, 7.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, 9.7 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है, 11.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। तो बताइए वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये भूकंप जो है इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। बताइए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। बताइए अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने, इराटोस्थनीज ने, इमैनुअल कांट ने या फिर कार्ल रिटर ने। तो बताइए भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था। तो देखिए इराटोस्थनीज ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो है
इराटोस्थनीज के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु के क्षैतिज संचलन में से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है। बताइए, वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाला ताप का स्थानांतरण कहलाता है। बताइए, संवहन कहलाता है, चालन कहलाता है, अभिवहन कहलाता है या फिर प्रेरण कहलाता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है अभिवहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कायांतरित चट्टानों में पत्थर की क्रिया से अभिप्राय है। बताइए, कायांतरित चट्टानों में पत्थर की क्रिया से अभिप्राय है। बताइए, चट्टानों में रासायनिक क्रियाओं के कारण नए यौगिक का निर्माण होना, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना, अपक्षय के कारण चट्टानों परतों का हट जाना, अपर्दन के कारण चट्टानी परतों का हट जाना। तो बताइए, कायांतरित चट्टानों में पत्थर की क्रिया से अभिप्राय क्या होता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, कुछ शैलों में कणों या खनिजों का सतहों या रेखाओं के रूप में व्यवस्थित हो जाना। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया है। बताइए, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है। बताइए, विडाल डी ला ब्लास के अनुसार, फ्रैंकरिक रेटजेल के अनुसार, रिचर्ड हडसन के अनुसार या फिर अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। तो बताइए, भूगोल में क्रमबद्ध उपागम द्वारा प्रवर्तित किया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा जो है ये प्रवर्तित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक है। बताइए, एक पारितंत्र में अपघटन को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है। बताइए, ताप है, मृदा की नमी है, अपर्दन की प्रकृति है या फिर ये सभी। बताइए, एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है। बताइए, एक पारितंत्र में अपर्दन की क्रिया को नियंत्रित करने वाला कारक कौन सा है। तो देखिए ये सभी ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत है। बताइए, निम्नलिखित में से पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत कौन सी होती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेंटल जो होता है ये पृथ्वी की पेरिडोटाइट परत होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी कहा जाता है। बताइए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को भी कहा जाता है। यहाँ पे फिल करना है, आप सारी प्लेट सीमाएं कहा जाता है, विनाशात्मक प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है, संरक्षी प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है, अभिसरण प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है। तो बताइए, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार रचनात्मक प्लेट सीमाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपसारी प्लेट सीमाएं भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। बताइए, समशीतोष्ण घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में, उष्णकटिबंधीय वन में या फिर समशीतोष्ण वन में। तो बताइए, सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो देखिए उष्णकटिबंधीय वन में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमों का घर कहलाता है। बताइए, स्कीमों का घर कहलाता है। बताइए, स्कीमों का घर जो है क्या कहलाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इग्लू जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इग्लू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। बताइए, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। बताइए, क्षोभ मंडल, तापमंडल, आयन मंडल या फिर समताप मंडल। तो बताइए, वायुमंडल की कौन सी परत का उपयोग दूर संचार के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल का उपयोग करते हैं दूर संचार के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है। बताइए, निम्नलिखित में
कौन सा सबसे छोटा महासागर है? बताइए, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है। बताइए, बिग बैंग सिद्धांत समझाया है जीवन की शुरुआत को, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को, गुरुत्व के नियम को या फिर जीवन की समाप्ति को। तो बताइए बिग बैंग सिद्धांत जो है किसे समझाया है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति को। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? बताइए किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? बताइए शुक्र, यूरेनस, शुक्र एवं यूरेनस, शुक्र एवं बुध। तो बताइए किस ग्रह के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है शुक्र एवं यूरेनस। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, इसका रूपांतरण निम्न में से कौन सा है? तो बताइए ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान का उदाहरण है और ग्रेनाइट जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो इसे क्या कहते हैं? बताइए सर्पेंटाइन कहते हैं, सिस्ट कहते हैं, ग्रेफाइट कहते हैं या फिर निस कहते हैं। तो देखिए ग्रेनाइट जब अपना रूप परिवर्तित करता है तो इसे जो है निस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बताइए बृहस्पति, शनि, शुक्र या फिर मंगल। तो बताइए निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र के पास जो है कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा फोबोस और डीमोस जो है ये मंगल के दो उपग्रह हैं, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन सी तरंगें निकलती हैं? बताइए भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन सी तरंगें निकलती हैं? बताइए MSV तरंग निकलता है, PSL तरंग निकलता है, PST तरंग निकलता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भूकंप के केंद्र के निकट निम्न में से कौन सी तरंग निकलती हैं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भूकंप के केंद्र के निकट जो है इनमें से बताइए कौन सी तरंग निकलता है? क्योंकि सतही तरंगें जो होती हैं ये भूकंप के केंद्र से बाहर क्यों निकलती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बताइए पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? बताइए अक्षांश कहते हैं, देशांतर कहते हैं, मानक समय कहते हैं या फिर अस्थानी समय कहते हैं। तो बताइए पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे देशांतर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन सा है? बताइए विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त कौन सा है? बताइए सुंडा गर्त है, मेरियाना गर्त है, एलियूसियन गर्त है या फिर टोगा गर्त है। तो बताइए विश्व का सबसे गहरा सागरी गर्त जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरियाना गर्त। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बताइए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? बताइए WJ मॉर्गन थे, कोपेनहेगन थे या फिर कंटूर थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट WJ मॉर्गन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन अस्थानी ठंडी हवा है? बताइए निम्न में से कौन अस्थानी ठंडी हवा है? बताइए अल-नीनो है, हरमट्टन है, नॉरवेस्टर है या फिर ला नीनो है। तो बताइए निम्न में से कौन अस्थानी ठंडी हवा का उदाहरण है? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है हरमट्टन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? बताइए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त शब्द क्या है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जलवायु को प्रभावित करने वाला जो संक्षिप्त शब्द है उसे लोअर कहते हैं। ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष से नहीं है? बताइए, निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष नहीं है? बताइए, चीड़, स्पूस, सिल्वर या फिर सिनकोना? बताइए, निम्न में से कौन पर्वतीय वन के वृक्ष से नहीं है? तो देखिए सिनकोना जो है ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि इसमें देवदार आता है, जूनिपर आता है, चीड़ आता है, संटी आता है, ये सब जो है पर्वतीय वन से संबंधित वृक्ष हैं। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? बताइए, किसी देश की तट रेखा से कितने किलोमीटर की दूरी तक अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? बताइए, 150 किलोमीटर की दूरी, 400 किलोमीटर की दूरी, 200 किलोमीटर की दूरी या फिर 250 किलोमीटर की दूरी? तो देखिए 200 किलोमीटर की दूरी जो होती है इसे अपमार्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी त्रिकोण बनाते हैं। तो बताइए सूर्य ग्रहण होता है जब? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य ग्रहण जो है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, कैलियोग्राफी कहते हैं, आर्सिनोग्राफी कहते हैं, कार्टोग्राफी कहते हैं या फिर यूडोमेट्री कहते हैं? तो बताइए मानचित्र कला के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है कार्डियोग्राफी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑलिविड रिडले क्या है? बताइए ऑलिविड रिडले क्या है? बताइए लोमड़ी है, पेड़ है, कछुआ है या फिर जनजाति है? बताइए ऑलिव रिडले जो है ये क्या है? तो देखिए यह एक कछुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे केवल बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करवाई जा रही है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।